Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you geography of class 7 and the chapter name is Our Changing Earth External Forces. This is the part 1 video of this chapter. Previous video में और you can say that previous chapter में हम लोग Our Changing Earth में इंटरनल फोर्स के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? इंटरनल फोर्स के बारे में। अब हम लोग इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है? तो देखते हैं। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज ब्रिंग अबाउट सडन चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट एंड वी कैन नॉट नोटिस देम। बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले चैप्टर में यानी आवर चेंजिंग अर्थ इंटरनल फोर्सेस से बिफोर चैप्टर एक था जिसमें हम लोग अर्थ के फोर्सेस के बारे में पढ़े थे, तो उसमें इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सब पढ़े थे हम लोग। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप अर्थ के फोर्सेज वाला चैप्टर को रिकॉल करने पहले उसको रिवीजन कर लीजिए एंड आफ्टर दैट इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले आपको एक्सटर्नल फोर्सेज एंड इंटरनल फोर्सेज पता होना चाहिए। तो नहीं, अगर नहीं पता, थोड़ा सा मैं ब्रीफली में रिवीजन कर देना चाहूँगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब होता है बाहर का फोर्सेज जो अर्थ का है, उसी को हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो अर्थक्वेक वोल्केनोज क्या होता है कि सडन चेंज होता है हमारे अर्थ के सरफेस पर और इसको हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? देयर आर हाउएवर अदर स्लो बट important changes continually going on, most of which cannot be noticed during the span of human life. These slow changes occur due to the external forces, that is weathering and erosion. ये क्या होता है? चेंजिंग हमारे अर्थ के सरफेस पर ये स्लोली होता है और एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है। और ये किसके वजह से होता है? वेदरिंग एंड इरोजन। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि वेदरिंग क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज वेदरिंग। क्या है? डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, यानी रॉक का डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन जो होता है, यानी रॉक जब विघटन होता है, रॉक जब टूटता है, ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या है? वेदरिंग है। क्लियर है? यही प्रोसेस हमारा क्या है? वेदरिंग है। वेदरिंग इज ऑफ फ्लोइंग टाइप्स। वेदरिंग दो तरह का होता है, सॉरी 3 टाइप्स का होता है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सा होता है। फर्स्ट हमारा है फिजिकल वेदरिंग। क्लियर है? आइसोलेशन, फ्रोस्ट, विंड etc are the agent of physical weathering which disintegrate rocks into blocks and granules. ये क्या होता है? आइसोलेशन, फ्रॉस्ट, विंड, यानी जब हवा चलती है तो इस तरह प्रोसेस में क्या होता है कि रॉक का डिसइंटीग्रेट होता है, यानी विघटन होता है, रॉक टूटता है, किसमें? ब्लॉक्स में रॉक टूट जाता है। यही हमारा क्या है? फिजिकल वेदरिंग है। यानी फिजिकल वेदरिंग, आप फिजिकल वर्ड को इजीली पहले आप समझ जाइए कि फिजिकल वर्ड क्या होता है। फिजिकल मतलब होता है, जैसे सपोज दैट आप कोई एक ईटा ले लीजिए, यानी ब्रिक ले लीजिए, तो उसको अगर आप तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो इसका मतलब उसमें आप फिजिकल चेंजिंग कर दिए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? सपोज दैट फिर अनदर चीज आप लीजिए, सपोज दैट कोई एक चेयर है, वो अगर टूट गया तो उसमें क्या? फिजिकल चेंजिंग आ गया। क्लियर है? तो उसी तरह रॉक जब टूटता है तो वो टूट के ब्लॉक्स बनता है, यानी छोटा छोटा बन जाता है। यही क्या है? फिजिकल वेदरिंग है। क्लियर है? सेकेंड हमारा है केमिकल वेदरिंग। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर द
एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड हाइड्रोजन, ये सब जो एजेंट है यही सब क्या है, केमिकल वेदरिंग है। दिस गैसेज आर डिसॉल्व विथ रेन वाटर एंड एक्ट ओवर रॉक्स एंड डिकम्पोज देम। ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये रेन वाटर के द्वारा इसमें डिसॉल्व हो जाता है, इसमें घुल जाता है और रॉक को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, यानी सड़ा देता है आफ्टर सम टाइम्स। तो अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कोई चेयर है या कोई भी सपोज दैट जैसे कोई सब्जी आप ले लीजिए, है ना, वेजिटेबल्स ले लीजिए कोई एग्जांपल में, है ना, तो वेजिटेबल्स को अगर आप पीस में काट देते हैं, है ना, पीस में अगर कट करते हैं तो इसका आप फिजिकल चेंजिंग कर दिए उसको, अंडरस्टैंड। बट अगर मान लीजिए वेजिटेबल्स रखा हुआ है और आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम डेज अगर वो सड़ गया, डिकम्पोज हो गया, इसका मतलब उसमें क्या केमिकल चेंजिंग आ गया, है ना, ड्यू टू आप कह सकते हैं क्लाइमेट, यानी वहाँ इन्वायरमेंट की वजह से वो क्या हो गया, डिकम्पोज सब्जी हो गया, यानी वेजिटेबल डिकम्पोज हो गया, सड़ गया, इसका मतलब केमिकल चेंजिंग उसमें हुआ। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब के वजह से रॉक्स में जो चेंजिंग आता है और यू कैन से दैट कि रॉक्स डिकम्पोज हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल वेदरिंग, अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। Vegetation, animals and human beings are the agents of biological weathering, यानी vegetation जो भी होता है, plants वगैरह, animals या human beings के द्वारा जो changing होगा तो वो क्या होगा, biological weathering होगा। Plant roots penetrate deep inside the earth and make soil particles loose, यानी plant क्या होता है कि जो डीप अर्थ के डीप में जाता है और सॉइल के पार्टिकल्स को क्या करता है, लूज करता है। ब्रोइंग एनिमल्स लाइक रैबिट्स, मोल्स एक्सेट्रा मेक होल्स एंड डिग द लैंड। जो भी ब्रोइंग एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट आप जानते होंगे, मोल्स, ये सब क्या करता है, डिग करता है, खोदता है मिट्टी को, तो इसमें क्या होल बना देता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वेदरिंग। अब क्या होता है कि जो हम लोग का एक्टिविटी, जैसे हम लोग खेती करते हैं, ट्रीज को काटते हैं, माइनिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग क्या किए, एक चेंजिंग कर देते हैं लैंड में। क्लियर है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमारा जो चेंजिंग होता है, यानी अर्थक्वेक में, सॉरी, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज जो होता है हमारे अर्थ पे, तो वो वेदरिंग की वजह से होता है। वेदरिंग 3 टाइप्स का होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो 1 बाय 1 मैंने आपको समझा दिया, तो आप इसे अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इरोजन। अब हमारा क्या है, इरोजन है। तो इरोजन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव। क्या होता है? मिट्टी का कटाव। तो इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स सच एज वाटर, विंड एंड आइस। यानी मिट्टी जो बहता है ना, मिट्टी का जो कटाव होता है, उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। तो ये किसके वजह से होगा? या तो वाटर की वजह से होगा, या फिर विंड, या फिर आइस। क्लियर है? द इरोडेड मटेरियल्स इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। रिवर रनिंग वाटर्स होता है, यानी जो मिट्टी को काटता है तो उसमें जो भी मटेरियल्स होगा, जो भी मिनरल्स होगा, तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये किसके द्वारा होता है? रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव्स एक्सेट्रा, एंड डिपोजिटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। सपोज दैट कि कोई एक जगह से मिट्टी का कटा हुआ, तो उसमें जो मिनरल्स है तो वो ट्रांसपोर्टेड होकर हवा के द्वारा या फिर सी वेव या वाटर के द्वारा क्या होगा, जाएगा, कैरी किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो वो अनदर जगह पर जाके डिपॉजिट हो जाता है, वहां जाके गिर जाता है और जमा हो जाता है। क्लियर है? दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन creates different landforms on the surface of the, here is a spelling mistake, surface of the earth. It means ये हुआ कि ये जो प्रोसेस होता है इरोजन का, क्योंकि क्या हुआ कि एक जगह से मिट्टी दूसरे जगह ले गया, एक जगह से मटेरियल्स दूसरे जगह ले गया,
तो क्या होता है कि हमारा लैंड फॉर्म जो है, यानी हमारा लैंड जो है ये डिफरेंट उसका सरफेस जो होता है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, कहीं पे नीचे हो जाता है, कहीं पर है ना कर्व टाइप का रहता है, और कहीं पे क्या होता है लैंड फर्टाइल रहता है, कहीं पर है ना इनफर्टाइल रहता है। तो इस तरह का डिफरेंट हमारा लैंड फॉर्म्स होता है। क्लियर है? ड्यू टू इरोजन। क्लियर है? नाउ द वर्क ऑफ रनिंग वाटर। अब हम लोग देखेंगे कि रनिंग वाटर का क्या वर्क होता है, यानी रिवर का जो वाटर जो रनिंग करता है, यानी पानी जो बहता है, उसका क्या वर्क है, उसका क्या काम है। क्लियर है? तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे। फ्रॉम सोर्स टू माउथ, यानी जहां से नदी निकलता है, जहां से रिवर निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स यानी ओरिजिन। आप जानते हैं कि गंगा रिवर गंगोत्री से, यानी उत्तराखंड के आसपास गंगोत्री, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से गंगा रिवर निकलती है, तो वो उसका सोर्स हुआ गंगा रिवर का। और आप जानते हैं कि गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, तो वो उसका क्या हुआ, माउथ हुआ। क्लियर है? आप समझ गए होंगे सोर्स माउथ। तो फ्रॉम सोर्स टू माउथ अ रिवर कोर्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, यानी नदी जहां से निकलती है, जहां उसका सोर्स है, यानी जहां उसका ओरिजिन है, तो वहां से लेकर जहां तक गिरती है, तो इस प्रोसेस में नदी को हम लोग 3 कोर्स में डिवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ गए होंगे। यानी नदी जहां से निकलती है, सोर्स उसका जहां से होता है और जहां गिरती है, इस प्रोसेस में नदी को हम लोग 3 कोर्स में डिवाइड करते हैं। रिवर को हम लोग 3 कोर्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द अपर कोर्स, द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि अपर कोर्स क्या है, मिडिल कोर्स क्या है एंड लोअर कोर्स क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं द अपर कोर्स, वेयर द मेन वर्क इज दैट ऑफ डिन्यूडेशन एंड इरोजन। यानी आप जानते होंगे कि नदी जहां से निकलती है, यानी जहां उसका ओरिजिन होता है, तो वो क्या, वो दैट टाइम रिवर यंग रहता है ना। आप इसको इजीली समझ जाएंगे इस तरह में अगर मैं आपको बताऊंगा। तो दैट टाइम क्या होता है, रिवर क्या होता है, यंग रहता है। तो आप जानते हैं कि जैसे अभी आप यंग है तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहता होगा, है ना, आप ज़्यादा, आपके अंदर ताकत है, एनर्जी है, आप उतना थकते नहीं होंगे। आप बहुत सारा गेम खेलते होंगे लेकिन आप थकते नहीं होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, कबड्डी खेलते हैं, फिर भी आप नहीं थकते हैं, है ना, बिकॉज यू आर यंग। क्लियर है? तो जब रिवर यंग रहता है, यानी जहां से वो निकलती है, तो वो अपर कोर्स में भी है ना। तो दैट टाइम क्या होता है कि उस समय अपर कोर्स में, क्योंकि अभी उसमें ताकत ज्यादा है, अभी उसमें आप कह सकते हैं रनिंग ज्यादा है, स्पीड उसका ज्यादा है, तो उसी समय क्या होता है, इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव वो करता है। बिकॉज अभी वो यंग है रिवर, अभी उसमें एनर्जी ज्यादा है, अभी उसका स्पीड ज्यादा है उसके फ्लो का। तो ये अपर कोर्स में क्या हुआ, मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, मिट्टी का कटाव हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है द मिडिल कोर्स। अब आज के अपर कोर्स के बाद का जो कोर्स आएगा, यानी अपर कोर्स के बाद का जो प्रोसेस होगा वो हमारा है मिडिल कोर्स। इन दैट कोर्स आ रिवर मेनली ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल। तो अपर कोर्स में अभी आप देखें कि मिट्टी का कटाव किया, तो मिट्टी का कटाव किया तो मिट्टी को वो नदी जो है कैरी करेगा, है ना, कुछ मिट्टी अपने साथ लेके वो आगे बढ़ेगा, बिकॉज अभी यंग है। जैसे अभी आप यंग है तो आपको कुछ भी दे देते हैं तो आप सर पे लेकर आराम से जा सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी आप में एनर्जी ज्यादा है, आप अभी यंग है। तो रिवर जब यंग रहता है तो मिट्टी का जो कटाव करता है तो उसके साथ क्या जाता है, वाटर जाता है, सॉरी सॉइल जाता है, मिट्टी जाता है। तो मिट्टी में, उस सॉइल में कुछ मटेरियल्स होगा, मिनरल्स भी रहता है, जैसे आयरन हो गया, ये सब चीजें रहता है। तो जब वो मिडिल कोर्स में आता है तो इसी मटेरियल्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है, इरोडेड मटेरियल, जो मटेरियल वो लेके जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी आगे बढ़ाता है। देयर इज डिपोजिशन ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। और दैट टाइम उस समय क्या होता है, कहीं कहीं पर जहां जहां पर ज्यादा गड्ढा रहता है तो वहां पर वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जगह पर वो डिपोजिट कर देता है, थोड़ा थोड़ा जगह पर गिरा देता है।
क्लियर। जैसे कि सपोज दैट अभी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे आप यंग है तो आपको मान लीजिए सपोज दैट जैसे स्टार्टिंग में सपोज कीजिए 20 केजी का है ना व्हीट दे दिए, गेहूं का बोरा दे दिए आपके सर पर, तो आप जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो आप में एनर्जी ज़्यादा रहेगा, और जब कुछ दूर सफ़र कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा, एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप सोचिए, आपको लगेगा कि थोड़ा सा वजन कम कर देते, तो थोड़ा सा मान लीजिए गेहूं को कम करना चाहिएगा, थोड़ा सा गिरा दीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ होता है कि जब वो यंग रहता है तो बहुत सारे मटेरियल्स ले जाता है, इरोडेड मटेरियल को कौन, मिडिल कोर्स, और फिर क्या होता है उसी में कहीं कहीं पर वो डिपॉजिट कर देता है। क्लियर है। आई होप कि अपर कोर्स में क्या वर्क हुआ है ना, एंड मिडिल कोर्स में क्या वर्क हुआ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है द लोअर कोर्स। अब लोअर कोर्स में क्या हुआ, इन दिस कोर्स डिपोजिशन इज द चीफ वर्क ऑफ अ रिवर। अब लोअर कोर्स क्योंकि अब ये लास्ट कोर्स है, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जो भी इरोडेड मटेरियल्स होता है उसका। क्लियर है। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं अपर कोर्स में क्या होता है, इसको हम लोग डीप में स्टडी करेंगे अपर कोर्स के बारे में। ड्यूरिंग द अपर कोर्स रिवर मेनली फ्लोज थ्रू माउंटेन्स वेयर इट हैज ए स्टीप स्लोप एंड ट्रीमेंडुअस कैपेसिटी, यानी बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी रहता है टू इरोड द लैंड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी क्या है, यंग है रिवर और स्टीप स्लोप है, बहुत ही ज्यादा स्लोप है। तो बहुत ज्यादा स्लोप रहेगा तो क्या होगा, वाटर बड़ी स्पीड से नीचे गिरेगा, और उसके अंदर ट्रीमेंडुअस कैपेसिटी होता है, बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी होता है, बहुत ही ज्यादा ताकत होता है टू इरोड लैंड, यानी लैंड को काटने में, जमीन को काटने में। तो क्या करता है दैट टाइम, गॉर्जेस बना देता है, कैन्योन्स बनाता है, वी शेप्ड वैली बनाता है, एक्सेट्रा आर द टाइपिकल लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर्स इन दैट पार्ट। क्लियर है ना। अब हम लोग गॉर्जेस देखेंगे कि क्या होता है गॉर्जेस और आई शेप्ड वैलीज। इन माउंटेन्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर ये स्मॉल, माउंटेन में क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम स्मॉल रहता है, कम रहता है, इज स्मॉल बट फ्लो इज वेरी स्विफ्ट, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, स्मॉल रहता है, कम रहता है, लेकिन फ्लो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रहता है। आप जब मोटर से पानी जब निकालते हैं पाइप के जरिया, कभी आप आप अपने बाइसिकल को या फिर बाइक को या किसी भी चीज़ को जब वॉशिंग करते होंगे आप मोटर के पानी से पाइप के द्वारा, या फिर आप कभी देखेंगे खेत में आप जब इरिगेशन करते होंगे मोटर के पानी के द्वारा, या फिर आप फूल पे फ्लावर पर जब पानी देते होंगे पाइप के द्वारा, तो आप क्या करते हैं, पाइप के होल को उंगली से छोटा कर देते हैं। तो आप क्या किए, यानी पाइप के वॉल्यूम को कम कर दिए हैं। क्लियर है। तो वॉल्यूम जब कम करते हैं तो फ्लो स्पीड हो जाता है, वॉल्यूम जब बढ़ा देते हैं तो फ्लो कम हो जाता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि माउंटेन्स में क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम कम रहता है लेकिन फ्लो क्या होता है, ज्यादा रहता है। क्लियर है। द स्ट्रीम फ्लोज रैपिडली, बहुत स्पीड में फ्लो होता है थ्रू द रॉक्स, रॉक के थ्रू। इफ द डाउन कटिंग इज वेरी रैपिड, डाउन कटिंग बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, स्टीप साइड जॉर्ज इज फॉर्म। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, माउंटेन है, दोनों साइड जहाँ कर्सर देख रहे हैं माउंटेन है। तो ये क्या होता है अभी, क्योंकि ये जॉर्ज बना हुआ है, लेकिन क्या होता है माउंटेन को ही काट कर रिवर क्या बना देता है, जॉर्जेस बना देता है। यानी माउंटेन को काट के बीच आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड माउंटेन है और बीच से देख रहे हैं वाटर जा रहा है, इसको काट कर बनाया है। ठीक है। तो यही क्या है, गॉर्जेस है। क्लियर है। अ ग्रेटर साइज ऑफ गॉर्ज इज नोन एज कैन्योन, और जब गॉर्ज बड़ा रहता है तो उसको हम लोग कैन्योन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड कैन्योन ऑफ द कोलोराडो रिवर इन यूएसए। क्लियर है। आई होप कि आप गॉर्ज को समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज वाटरफॉल। इट फॉर्म्स वेयर द अल्टरनेट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर फाउंड, यानी जब ये कहाँ पर होता है, जब अल्टरनेट लेयर होता है रॉक का, यानी कहीं पर ज़्यादा मतलब कहीं पर ऊंचा है, कहीं फिर जाकर नीचे है ना रॉक का लेयर, तो उसी समय वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। द स्वेलिंग एक्शन ऑफ वाटर कट्स अवे द अंडरलाइंग सॉफ्ट रॉक्स मोर इजिली देन द हार्डर रॉक्स, यानी अंदर में जो सॉफ्ट रॉक्स होता है उसको वो इजिली काट देता है। दस एक्सट्रीम्स स्टार्ट टू फ्लो हियर एंड वाटर फॉल्स फॉर्म
है ना। फिर क्या होता है, वाटरफॉल्स फॉर्म होता है। यानी जब अल्टरनेट लेयर होता है हार्ड रॉक का और सॉफ्ट रॉक का, तो वहां पर क्या होता है, पानी जब माउंटेन से गिरता है तो एक लेयर से दूसरे लेयर पर है, तो उससे क्या होता है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, न्यागरा वाटरफॉल्स इज द वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल। यानी न्यागरा वाटरफॉल्स ये दुनिया का फेमस वाटरफॉल है। अगर आप इंडिया का वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल जो कि इंडिया लार्जेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल है। क्लियर है, अंडरस्टैंड। नाउ अब हम लोग मिडिल कोर्स को स्टडी करेंगे। मिडिल कोर्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। तो मिडिल कोर्स में आप देखे थे कि वो क्या होता है कि इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो वो डिफरेंट वे में करता है, डिपॉजिट देम इन द प्लेन्स इन द फ्लोइंग वेज। मिंडर्स क्या है, पहला मिंडर्स, व्हेन द रिवर इंटर्स द प्लेन, यानी जब रिवर प्लेन में इंटर करता है, इट ट्विस्ट एंड टर्न। क्या होता है, ट्विस्ट होता है, टर्न होता है, मुड़ जाता है, फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिंडर्स। द नेम इज derived from the river Minder of Asia Minor, which in its lower course runs through a twisting course। मैं आपको मिंडर का इमेज दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ देख रहे हैं मिंडर, ये आप एरो देख रहे हैं, है ना, जहाँ कर्सर है ये क्या है, मिंडर है। आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिवर इन करता है प्लेन में, ये इस तरह मान इन किया तो उस तरह बैंड हो जाता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिंडर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑक्स बॉ लेक। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिंडर, द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। यानी अब कंटिन्यूअस इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, तो क्या होता है, मिंडर वो लूप हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह करके बैंड यानी मुड़ता है ना, आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्स बॉ लेक कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं इस तरह करके, ये क्या हो गया, यहाँ से जैसे ये पार्ट जैसे आप ये देख रहे थे, यहाँ पे इसमें आप पहले फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, ये पार्ट अभी क्या है, नदी का है, तो ये सब सैंड है ना। इस तरह क्या होगा, ये सैंड यहाँ आके भर जाएगा, है ना। आप यहाँ देख रहे हैं सैंड आके भर गया है, सैंड एंड ये आके भर गया। अब क्या हो गया, यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये एक तरह का एक शेप बन गया है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्स बॉ लेक। क्लियर है। और यहाँ से आप ये देख रही है एक न्यू चैनल बन गया। जबकि आप ये देख रहे थे, ये यही नदी जो था, ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये नदी यहाँ से मुड़कर इस तरह कर, जैसे से कर्सर जा रहा है इस तरह करके ऐसे करके बना था, है ना। बट यहाँ से क्या हुआ, ये सैंड यहाँ पर या मिट्टी है यहाँ आके भर जाएगा, इस तरफ का सैंड इसमें भर जाएगा। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं सैंड एंड सिल्ट यहाँ भर गया। अब क्या हो गया कि ये अलग सेपरेट हो गया, ये पार्ट अलग सेपरेट हो गया। तो ये इसको हम लोग ऑक्स बॉ लेक कहते हैं, और ये यहाँ से एक न्यू चैनल बन गया। क्लियर है। आई होप कि समझ गए होंगे ऑक्स बॉ लेक। अंडरस्टैंड। नाउ हमारा है फ्लड प्लेन्स। क्लियर है। समटाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स ड्यू टू हैवी डाउनपोर व्हिच लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। अब क्या होता है, समटाइम्स जब ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है ना, as it floods it deposit layers of the fine soil also called as silt and others along its bank. This leads to the formation of a flat fertile plain called flood plains। यानी क्या होता है कि जो अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लड प्लेन्स है, ये अपलैंड है और ये भी अपलैंड है। आप बीच में देख रहे हैं यहाँ के फ्लड यानी ये नदी है और ये फ्लड प्लेन्स बन गया है। तो इसका लेयर अगर बढ़ जाएगा तो ये लैंड, ये जो पार्ट है इसमें क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो यही क्या है, फ्लड प्लेन्स। आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन्स कहते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज लेविस। लेविस क्या होता है, जैसे आप देखा रिवर डिपोजिट द सेडिमेंट्स एंड इट्स बैंक्स ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लडिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन।
आप देख रहे हैं, इस इमेज को देखें तभी आपको इजीली समझ में आएगा ये लेविस क्या होता है। ये आप देख रहे हैं बिफोर फ्लड, यानी बाढ़ आने से पहले इस तरह का, ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, ये वाटर है। फिर क्या होगा ड्यूरिंग फ्लड, अब फ्लड ड्यूरिंग होगा तो थिकेस्ट एंड कोस्टेस्ट सेडिमेंट डिपॉजिट एट चैनल इड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मिट्टी देख रहे हैं जमा हो रहा है ना, और ये सब पूरा क्या यानी बाढ़ आने से पहले ये प्रोसेस ऐसा था, यानी ये आपका लैंड है और ये पानी है कहीं पर, है ना, और ये आपका लैंड है जहाँ कर्सर देखे लाइन, ये लैंड है। जब बाढ़ आएगा तो ये लैंड पूरा भर जाएगा, इस तरह देख रहे हैं बाढ़ आ गया ड्यूरिंग फ्लड, है ना, फ्लड अभी आया हुआ है। तो अब क्या है यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं ये डिपॉजिट हो रहा है कुछ सॉइल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आफ्टर मेनी फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाता है तो अब क्या होता है कि ये सब पूरा यहाँ पर लेयर बना देगा इस तरह करके, ठीक है। ये देख रहे हैं आप सॉइल का लेयर बना दिया है, ये देख रहे हैं सॉइल का लेयर बना दिया, यही क्या है, लेविस है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज लोअर कोर्स। लोअर कोर्स आप देखे थे, ये लास्ट कोर्स होता है जिसमें क्या होता है, लास्टली वो सारा डिपॉजिट कर देता है, गिरा देता है, ठीक है। ये जो भी इरोडेड मटेरियल्स होता है उसको वो डिपॉजिट कर देता है, गिरा देता है नदी, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है। आप ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा अपर कोर्स था वो क्या था, वो यंग था दैट टाइम रिवर, अब है हमारा लोअर कोर्स है, अब क्या हो गया, रिवर यंग हो गया है, अब ज़्यादा सफ़र कर लिया है, थक गया है, सॉरी ओल्ड हो गया है, अब क्या होगा, इसका स्पीड घट जाएगा। अब लास्टली जो भी इरोडेड मटेरियल लाया वो सब गिरा देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ फैल जाता है तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। डेल्टा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल के शेप में इस तरह कर किसी को डेल्टा कहा जाता है। आगे क्लास में पढ़ेंगे, मैथ में आपको डेल्टा ये इसका यूटिलाइज होता है, साइंस में भी फिजिक्स में पढ़ेंगे डेल्टा का यूज होता है। तो ये ट्रायंगल के शेप में रहता है, तो ये क्या होता है, फैन शेप्ड हो जाता है और एलुवियल सॉइल को ये डिपॉजिट करता है। तो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ये ट्रायंगल शेप में फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर जब नदी लास्ट में जब किसी महासागर में गिरती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है, अंडरस्टैंड। नाउ टुडेज वर्क फॉर यू, राइट अ नोट ऑन डेल्टा। डेल्टा पे एक नोट्स लिखें, अंडरस्टैंड, एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।